ओके, तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में हमने देखा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, और मेन जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो है नॉर एड्रेनालिन। आगे बढ़ते हैं उसी सिस्टम में और रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं। जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन और उसके काम करने वाले जो रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे मस्करेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, वैसे ही यहाँ पे हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों रिसेप्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वही मेन एक्शंस क्रिएट करते हैं। उनके स्टिमुलेशन से या उनके ब्लॉकेज से आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं सिस्टमिक इफेक्ट्स को। तो अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके लिए ड्रग्स पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मोस्टली दो होते हैं, एक होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स और एक दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर्स। ये तो सिंपल है। अभी जो अल्फा रिसेप्टर्स है वो दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर डिटेल में देखें, इन डेप्थ में देखें, तो फार्माकोलॉजिकल इवोल्यूशन जैसे हो रहा है वैसे काफ़ी सारे छोटे छोटे रिसेप्टर्स बनते आ रहे हैं। लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो क्लिनिकली ये रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स और अल्फा 2 दो रिसेप्टर्स होते हैं अगर अल्फा रिसेप्टर्स की बात करें तो। और बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो बीटा में 3 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स। अभी ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स है उनको भी सब कैटेगराइज किया गया है कि स्पेसिफिक जगह पे उनको पाया गया है और उससे हम लोग काफ़ी स्पेसिफिक इफेक्ट्स पा सकते हैं। जैसे अल्फा 1A, अल्फा 1B और अल्फा 1D, ऐसे उसको कैटेगराइज किया गया है। सेम वे अल्फा 2 रिसेप्टर्स को भी A, B और C की तौर उसको डिवाइड किया गया है। बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे हमने बात की, बीटा 1, 2 और 3 होते हैं। अभी हम लोग मैकेनिज्म्स के तरफ बढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन रिसेप्टर्स का कैसा होता है। जैसे हमने जनरल फार्मेक में बात किया था कि कोई भी रिसेप्टर्स होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का होता है, वो किस तरह से एक्शन क्रिएट करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसके ऊपर से उसका फिर क्लासिफिकेशन होता है। तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो GQ कपल्ड, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, सभी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ही है। लेकिन अगर उसके सब टाइप्स के बारे में पढ़े तो ये GQ कपल्ड है, मीन्स की एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं। सो अल्फा 1 रिसेप्टर मोस्ट ऑफ एन एक्साइटेटरी रिसेप्टर, जहाँ पे होगा थोड़ा एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करने का ट्राई करेगा। अल्फा 2 रिसेप्टर्स GI कपल्ड है, हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। एडिनाइल साइक्लेस का स्टिमुलेशन होता है GS रिसेप्टर्स से, एडिनाइल साइक्लेस का इनहिबिशन होता है GI से। सो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि इट्स एन इनहिबिटरी रिसेप्टर्स, अल्फा 2 रिसेप्टर्स। और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो GS कपल्ड होते हैं, ठीक है। तो GS कपल्ड रिसेप्टर्स कार्डियक टिश्यूज के ऊपर एक्साइटेशंस करते हैं और स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशंस करते हैं, ऐसा हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। सो इस तरह से रिसेप्टर्स का मेजरली क्लासिफिकेशन होता है। देखते हैं हर एक रिसेप्टर्स के बारे में, कहाँ पे ये रिसेप्टर्स है और उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने से हमें क्या इफेक्ट मिलती है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले अल्फा 1 रिसेप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो अल्फा रिसेप्टर्स की तरफ देखें, अल्फा 1 रिसेप्टर्स तो काफ़ी सारी जगह पे हैं, लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंट जगहें कौन कौन सी हैं? सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जगह है वो है ब्लड वेसल्स की वॉल में। तो जो भी ब्लड वेसल्स हैं इंक्लूडिंग आर्टरियोल्स एंड वेन, सभी ब्लड वेसल्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और इनका स्टिमुलेशंस करते हैं। तो बिकॉज ये रिसेप्टर्स GQ कपल्ड है, स्टिमुलेटरी है, तो इनका रिसेप्टर करने से ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होता है और कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है और इसकी वजह से इवेंचुअली जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। तो सिंपल है, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स के ऊपर है, स्टिमुलेशंस करने से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जगह जहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं वो है आई। तो आई के जो मसल्स हैं उसमें भी स्पेशली जो आई के अंदर रेडियल मसल्स जो होते हैं, ये जो रेडियल मसल्स है वहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये अल्फा 1 का अगर हम स्टिमुलेशंस करते हैं तो अगेन बिकॉज ऑफ स्टिमुलेटरी एक्शंस कंट्रैक्शंस होगा और इनका कंट्रैक्शंस होने से क्या होगा कि ये रेडियल मसल सब अपने और खींच जाएंगे, कंट्रैक्ट होगा, तो छोटे होंगे ये रेडियल मसल्स और इससे इवेंचुअली क्या होगा, जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेड्रियासिस। सो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो रेडियल मसल के ऊपर है उनका कंट्रैक्शंस होने से मेड्रियासिस होता है। सो दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स आई में है जहाँ पे
उनका स्टिमुलेशंस करने से, रेडियल मसल कंट्रैक्शंस होने से मिड्रियासिस होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल है अल्फा 1 रिसेप्टर्स का, वो है मेनली जो भी स्फिंक्टर्स है वहां पे होते हैं। तो मान लीजिए एक स्फिंक्टर्स ऑफ जीआई ट्रैक है, तो जीआई ट्रैक के जो भी स्फिंक्टर्स है उनको वो कंस्ट्रिक्ट करता है। उससे क्या होता है कि फिर जो नॉर्मल अपना डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो बंद होता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिपेशन लाइक पिक्चर क्रिएट होता है। तो जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जीआई ट्रैक के स्फिंक्टर्स हो गए, तो उसके ऊपर ये होते हैं ब्लैडर का जो ट्राइगोन जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है ट्राइगोन का एरिया है, वहां पे भी ये होता है। सो वहीं पे काइंड ऑफ कह सकते हैं कि स्फिंक्टर होता है, तो वहां पे भी ये कंट्रैक्शंस करता है। इवन यूट्राइन स्मूथ मसल्स है, वहां पे भी ये कंट्रैक्शंस करता है। तो जो स्मूथ मसल्स है, स्पेशली स्फिंक्टर के जो मसल्स है, उसको ये कंट्रैक्ट कर देता है, और उससे क्या होता है कि ये स्फिंक्टर कंट्रैक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दूसरा एक इजैक्यूलेशन में। मेल एक्साइटेशन जब होता है तब मेल में जो इजैक्यूलेशन होता है, वो इजैक्यूलेशन अल्फा 1 रिसेप्टर्स के अंडर होता है। सो अल्फा 1 रिसेप्टर मेल सेक्सुअल ऑर्गन और एक्टिविटी के लिए, इजैक्यूलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये मेजर चीज़ है जो क्लिनिकली रिलेवेंट है, जिससे हमें क्लिनिकली रिलेवेंट रिस्पॉन्स मिल सकता है। बाकी काफ़ी सारी जगह पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको ही ज़्यादातर याद रखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। बाद में आते हैं हम एक दूसरे अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर, कि जिसका नाम है अल्फा 2 रिसेप्टर्स। जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स, जैसे हमने बात की थी कि वो जीआई कपल्ड रिसेप्टर है, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स है, तो मोस्टली जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होता है वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, जिसको ऑटो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। और जब भी प्री साइनेप्टिकली अल्फा 2 रिसेप्टर्स का हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं तो अपोजिट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। क्या होता है कि नॉर्मली नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है, तो अगर अल्फा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन कर दिया तो वो क्या करता है? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बंद करता है। तो ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शनल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है कि अल्फा 2 का स्टिमुलेशन करे तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आता है नॉरएपिनेफ्रिन के सिंथेसिस और रिलीज के ऊपर, जिससे नॉरएपिनेफ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सो ये बड़ी एक्शन है अल्फा 2 रिसेप्टर्स का। और जब भी हम लोग उसका ऑपोजिट, जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, फिर वो ज़्यादा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। दूसरा एक जगह है जहां पे भी अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और जो काम करते हैं वो होता है इंसुलिन सिक्रीशंस इनहिबिशंस, ठीक है। तो जो इंसुलिन का जो सिक्रीशंस होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में से होता है, तो उसको भी ये इनहिबिट करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इनहिबिटरी काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। सो इंसुलिन सिक्रीशंस को ये काइंड ऑफ इनहिबिट करता है, लेकिन ये फिर भी इतना ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करता है। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे ये होता है और उससे इंसुलिन सिक्रीशंस कम होता है। तो अभी होपफुली आपको पता चल गया होगा कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स का रोल ज़्यादातर कहाँ पे है। ये है क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अल्फा रिसेप्टर, स्पेशली अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अभी चलते हैं बीटा रिसेप्टर्स की तरफ। बीटा रिसेप्टर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में। अल्फा जितना सिग्निफिकेंट है उससे भी मैं कहूँगा कहीं ज़्यादा रोल बीटा रिसेप्टर्स का होता है, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अगेन बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ जो क्लिनिकली ज़्यादा रिलेवेंट है। बाकी इन डेप्थ बुक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लिनिकल पर्सपेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने देखा कि बीटा रिसेप्टर्स 3 टाइप के यूजुअली होते हैं, मेजरली होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स और बीटा 3। और सभी जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, जीएस कपल्ड। सो जीएस कपल्ड जो एडिनाइन साइक्लेज को स्टिमुलेशन करते हैं, ये जीएस कपल्ड होते हैं। इसको हम लोग प्योर एक्साइटेटरी नहीं बोल सकते, एक्साइटेटरी बोल सकते हैं जीक्यू टाइप के, क्योंकि उसमें कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स का ये कंट्रैक्शन करता है। जबकि जीएस में क्या होता है? एडिनाइन साइक्लेज स्टिमुलेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि कई मसल्स के ऊपर कंट्रैक्शंस होता है, लेकिन कई मसल्स का वो रिलैक्सेशंस भी करता है। कैसे करता है वो हमने पूरा जो रिसेप्टर्स के जो जनरल फार्मेक में हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो जीएस कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, सभी रिसेप्टर्स हैं। पहले हम जानते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स के बारे में।
तो कहाँ पे होते हैं बीटा वन रिसेप्टर्स? बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं, कोई भी आपको नींद में से भी उठाए तो आपको पता होना चाहिए कि दो ही जगह पे बीटा वन रिसेप्टर होते हैं, दैट इज इन हार्ट एंड किडनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट के अंदर होता है और किडनी के अंदर होता है, ठीक है। अभी हार्ट के अंदर जो बीटा वन रिसेप्टर्स हैं उनका स्टिमुलेशन करने से क्या होगा? उनका स्टिमुलेशन करने से क्या होगा, एक तो पहले हार्ट रेट बढ़ेगा भाई, हार्ट रेट बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप हार्ट में देखें तो हार्ट में दो टाइप की टिश्यूज होती हैं। एक टाइप की जो टिश्यू होती है वो है कंडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर, ये सब आपने जो देखा है वो सब कंडक्टिव टिश्यू है, जो इंपल्स कंडक्शंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो हार्ट रेट को ज्यादा वो मॉडिफाई और मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी जो टिश्यू होती है वो होती है मसल टिश्यू, ठीक है। तो जो मसल टिश्यू है वो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट की जो स्पेशली वेंट्रिकुलर मसल्स हैं वो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना फोर्सफुली वो कंट्रैक्ट होते हैं उतना ज्यादा आपका कार्डियक आउटपुट होता है। तो और कार्डियक आउटपुट इवेंचुअली अफेक्ट करता है आपके ब्लड प्रेशर को। सो हार्ट रेट उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है दो चीजों के ऊपर डायरेक्टली रिलेवेंट होता है, एक होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और दूसरा होता है कार्डियक आउटपुट। सो अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि हार्ट के अंदर दो टिश्यूज होती है और बीटा वन रिसेप्टर दोनों टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, कंडक्टिव टिश्यू को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, कंडक्शन बढ़ता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस भी बढ़ाता है। तो आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक सभी जो इफेक्ट है वो ये बढ़ा देता है। जो सिंपल है हार्ट के अंदर। दूसरी जगह पे जहां पे बीटा वन होता है वो होता है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर क्या होता है, वो करता है रेनिन का रिलीज। अभी ये पूरा इन डेप्थ हम लोग कार्डियोवास्कुलर में देखेंगे, लेकिन अब एक प्राइमरी सिस्टम देख लेते हैं कि जब भी शरीर में हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो दो सिस्टम, रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक रिफ्लेक्स सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम, और एक दूसरा रिफ्लेक्स सिस्टम जो होता है उसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसे रास भी बोलते हैं और RAAS भी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, तो जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है, जब भी किडनी ऐसा सेंस करती है कि यहाँ पे सोडियम कम है, ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, तो किडनी अपने जेजी सेल्स में से, किडनी के अंदर जेजी सेल्स है, उसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी कहते हैं, उसके अंदर से ये रेनिन रिलीज करवाती है। और रेनिन इवेंचुअली विथ मॉडिफिकेशन काफी सारे इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर से इवेंचुअली प्रोड्यूस करती है एंजियोटेंसिन 2। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 दो चीजें करवाता है। एक तो ये करवाता है वाजो कंस्ट्रिक्शन, डायरेक्टली जो ब्लड वेसल्स है उसको वाजो कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इवेंचुअली बीपी अपना नॉर्मल हो जाएगा। और जो दूसरा चीज करवाएगा एंजियोटेंसिन 2 वो होता है अल्डोस्टेरॉन का रिलीज। और ये अल्डोस्टेरॉन का रिलीज होने से क्या होगा कि अल्डोस्टेरॉन अपनी चैनल्स के थ्रू किडनी में से सोडियम और पानी, वाटर, दोनों को रिटेन करने लगेगा, किडनी में से बॉडी में डालने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करने लगा। सो इवेंचुअली क्या होगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा पानी, सोडियम बॉडी के अंदर आने लगेगा और इससे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि इवेंचुअली फ्लूइड ज्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड वॉल्यूम अगेन वीनस रिटर्न के थ्रू हार्ट में जाएगा, हार्ट ज्यादा स्ट्रेच होगा, और जितना ज्यादा हार्ट स्ट्रेच होगा स्टर्लिंग लॉ के हिसाब से उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। तो इवेंचुअली वो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाएगा। सो इन अ नटशेल कहने का मतलब यह है कि अगर रेनिन का रिलीज हो गया तो दो चीजें होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कैसे? डायरेक्टली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि बीटा वन को स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, हार्ट का कंडक्टिविटी बढ़ेगा, साथ ही साथ में किडनी के थ्रू कार्डियक आउटपुट और वाजो कंस्ट्रिक्शंस भी होगा। सो बीटा वन रिसेप्टर्स का रोल सिंपल है, एक है हार्ट के अंदर, दूसरा है किडनी के अंदर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं दूसरे बीटा रिसेप्टर्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीटा रिसेप्टर्स है, वो है बीटा 2 रिसेप्टर्स। अभी याद रखने के लिए एक सिंपल चीज है, कहां पे होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स? बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर।
सिंपल चीज याद रखें, स्मूथ मसल्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे हमने डिस्कस किया था कि एड्रेनल साइक्लेज स्टिमुलेट होता है तो पूरी चेन के थ्रू इवेंचुअली स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो पहले आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इजी रहेगा। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है, तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होगा कि ब्रोंकस के जो स्मूथ मसल्स हैं वो डायलेट होंगे, सो उससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उसको वो आसान कर देगा। सो ब्रोंको डायलेटेशन होगा इससे। सो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा, ब्रोंको डायलेटेशन होगा। इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा, तो उससे क्या है कि जो मोटिलिटी बड़ी है वो कम हो जाएगी, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स रिलैक्स्ड हो गए हैं। सेम वे जो ब्लैडर के जो भी डिट्रूसल मसल है, जो स्मूथ मसल है, उसका भी रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। यूट्राइन जो स्मूथ मसल्स है उसका भी रिलैक्सेशन होगा। तो जो भी टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट स्मूथ मसल्स है सबका रिलैक्सेशन होगा। एक और भी है स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के बाहरी भाग में भी स्मूथ मसल्स ही होते हैं, तो यहां पे भी बीटा 2 रिसेप्टर्स है और उनका एक्टिवेशन करने से ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स भी रिलैक्स होंगे, तो इवेंचुअली वाजो डायलेटेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सी ब्लड वेसल्स? जो ब्लड वेसल्स मसल को सप्लाई करती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई करती है, जो ब्लड वेसल्स लीवर को सप्लाई करती है। सो ऐसे कुछ ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, स्पेशली स्केलेटल मसल्स, लीवर, हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड कोरोनरी वेसल्स, ये सभी के जो ब्लड वेसल्स है उसका वाजो डायलेटेशन होगा, उसका रिलैक्सेशन होगा। कैसे? बीटा 2 के स्टिमुलेशन से, ठीक है। पता चल गया आपको? ठीक है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बहुत यूनिक है कि लीवर के अंदर ऑब्वियसली वाजोडायलेटेशन होगा और लीवर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। लीवर के अंदर कोई भी प्रोसेस जो ग्लूकोज बढ़ा दे रही है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, सो सभी प्रोसेस की जहां पे कैलोरिक इन्वॉल्वमेंट है, कैलोरोजेनेसिस है, तो ये प्रोसेस को ये बढ़ा देगी। सो उससे क्या होगा कि ग्लाइकोजन टूटने लगेगा, ज्यादा ग्लूकोज बनने लगेगा, ज्यादा फ्री फैटी एसिड बनने लगेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इवेंचुअली इसका रोल यही है कि मेन लीवर में से ग्लूकोज प्रोडक्शन किसी भी तरह से बढ़ाना है, तो ये एक उसका मेटाबॉलिक रोल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस थे बीटा रिसेप्टर्स के इवेंचुअली, ठीक है। आई में एक छोटी सी दूसरी भी एक्शंस है बीटा 2 रिसेप्टर्स की, कि आई के अंदर भी क्या करता है कि ये जो वहां की भी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रीशंस है वो बढ़ा देगा, ठीक है। इसका क्यों मैं ये बता रहा हूं, ये ग्लोकोमा के अंदर भी आएगा। सो ग्लोकोमा के अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन क्लिनिकली रिलेवेंट है तो मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बीटा 1 का तो भैया सिंपल था, हार्ट और किडनी के अंदर था, स्टिमुलेशन का रोल था, देखो। और बीटा 2 का जो रोल था वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशंस का था, टॉप टू बॉटम सभी स्मूथ मसल रिलैक्सेशंस फ्रॉम इंक्लूडिंग आई, ब्रोंकस, जीआई ट्रैक, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, यूट्रस, सभी के स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, और इवन ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स भी रिलैक्सेशंस, जैसे लीवर के, स्केलेटल मसल्स के, इवन हार्ट की कोरोनरी वेसल्स के, तो वहां पे वाजोडायलेशन होगा। और जो एक्स्ट्रा पिक्यूलियर फीचर था वो ये था कि कैलोरोजेनेसिस, किसी भी तरह से ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ाना, ये इसका काम है। तीसरा जो रिसेप्टर्स है वो है बीटा 3 रिसेप्टर्स, और जैसे हमें पता है कि ये भी जीएस कपल है, इसका एक ही रोल है, दैट इज लाइपोलिसिस। जो एडिपोज टिश्यूज है उसको लाइसिस करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रोल है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लोरेशन अभी चल रही है, लेकिन अभी से जो एस्टैब्लिश्ड है वो है बीटा 1 और बीटा 2 ज्यादा एस्टैब्लिश्ड रिसेप्टर्स हैं, और उसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो होपफुली अभी आपको रिसेप्टर्स क्लियर हो गए होंगे।